आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक का नाम है मनी एग्रीगेटर। आरबीआई में मनी के अंदर में पढ़ रहा है, सबसे टफ टॉपिक है जो आपको हम दिए थे, जो आपको समझना होगा। देश में जो मनी होती है वो दो हिस्से में बंटती है, मतलब जो मनी होता है उसको दो पार्ट में हम एग्रीगेट करते हैं। मौद्रिक समुच्चय थोड़ा समझने का चीज़ है, पहले भी बताए थे, ये ओल्ड मेथड पर चलती है और न्यू मेथड पर चलती है। अब आपको ओल्ड मेथड में लिखा हुआ है M1, M2, M3, M4, मनी 1, मनी 2, मनी 3, मनी 4। उसके बाद न्यू मेथड में जीरो, M0 को जैसे आप बचपन में मोड पढ़े हो गए उसका एक साइन है वैसा ही जैसा दिख रहा है। फिर NM1, NM2, NM3। देखिए ध्यान से, पहला है M0, NM1, NM2, ठीक है, NM3। इस तरीके से इसको बांटा गया है। अब कहिएगा सर ये M1, M2, M3 है क्या, मुझे तो पता नहीं है। चलो ठीक है, मैंने बोला मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आपको समझना होगा और पेपर में इससे सवाल हार्ड वाला बनता है, कई बार छूट गया है सवाल। आइए देखते हैं क्या बनता है। अगर हम मनी को मापने की बात करें M1 में क्या आता है, M1 में एक प्रकार का पैसा आता है। वो पैसा कौन कौन सा है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। M1 में पहला आता है सी फीस। सी का मतलब होता है करेंसी विथ पब्लिक, लोगों के पास जो पैसा है ना वो करेंसी होता है। डिमांड डिपॉजिट, डीडी का मतलब क्या हुआ, डिमांड डिपॉजिट। ओडी ओवर ड्राफ्ट क्या है, विथ आरबीआई। ये अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, सॉरी गलत बता दिए थे। M1 में तीन तरह का पैसा आता है। सी करेंसी विथ पब्लिक, आपके पास जो पैसा है वो आया। डीडी जो डिमांड डिपॉजिट है वो आएगा। ओडी जो अदर डिपॉजिट है आरबीआई के पास। इन सभी को हम लोग M1 कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में रखते हैं, M1 कैटेगरी में। आपके जेब में जो पैसा है वो M1 में आएगा ना, आपके जेब में जो पैसा है वो M1 में आएगा ना, क्योंकि आपके पास क्या लिखा हुआ था, करेंसी विथ पब्लिक आपके पास है ना, तो M1 कैटेगरी में आएगा। दिमाग में फिट हुआ बात। M1 में क्या क्या आएगा, CC, DD, OD। कौन कौन आएगा, CC, DD, OD। क्या क्या आएगा, CC, DD, OD। चलेंगे आगे। आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा पैसा, या फॉरेन बैंक में या IMF के पास, किसी के पास जो पैसा जमा है वो सब क्या कहलाएगा, OD में आएगा। नहीं, OD के अंदर में तो आएगा अदर डिपॉजिट में, लेकिन वो M1 कैटेगरी में क्या पैसा होगा, कैसा होगा, M1 कैटेगरी का। तो इसी तरीक़ा से M2 कैटेगरी भी होगी। अब आइए M2 कैसे बनता है। देखिए, अगर आपको M1 समझ में आ गया तो M2 भी समझ जाइएगा। ध्यान देंगे सभी लोग, प्यार से समझा रहे हैं। M2 के अंदर में M1 का पैसा प्लस पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग हुई है, तो आपको पता है पोस्ट ऑफिस जो होती है प्योर गवर्नमेंट का होता है। तो M1 जो आपके पास DD है, आपके पास OD है, उसके पास जितना भी तरह का पैसा है, पब्लिक डिपॉजिट है ना, उसमें पोस्ट ऑफिस का सेविंग ऐड करते हैं तो M2 कैटेगरी का पैसा कहलाता है। क्या कहलाता है, M2 कैटेगरी का पैसा। M3 क्या होता है, तो जब हम M1 में बैंकों में जमा पैसा जो होता है वो डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, बैंकों का, तो वो कहलाता है आपका M3। लास्ट आता है M4 क्या कहलाता है, तो M3 यानी बैंकों में जमा पैसा प्लस जो आपके पास M1 का पैसा है वो पैसा, और पोस्ट ऑफिस में सभी जमाएं राष्ट्रीय प्रमाण पत्र को छोड़कर, ठीक है, ये सभी को उठा लेते हैं, तो ये कहलाती है आपकी M4 की पैसे। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेता है इसी का कि बताओ मनी का, जब हम सरकार बोलती है नहीं मेरे पास इतना पैसा जमा है, तो वो कौन सा पैसा बात करती है, M1 कैटेगरी का पैसा, M2 कैटेगरी का पैसा, या M3 या M4, इतनी कैटेगरी का पैसा वो उठाती है, ठीक है। M1 में कौन कौन आते हैं, तो हर व्यक्ति के पास जो पैसा है वो पब्लिक डिपॉजिट्स। उसके बाद DD आते हैं, डिमांड डिपॉजिट। कौन आते हैं, उसके बाद अब डिमांड डिपॉजिट क्या है, उसके नीचे देखिए कासा लिखा हुआ है। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। आपके है ना अकाउंट में पैसा जो भी रखा हुआ वो सारे पैसे। उसके बाद OD अदर डिपॉजिट, या तो आरबीआई के पास रहे या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रहे, ये सभी पैसाओं को इसमें ऐड किया जाता है, तो आपका M1 कैटेगरी का पैसा होता है। तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा M1 कैटेगरी का पैसा किस तरह का पैसा होता है, किस कैटेगरी का पैसा होता है बताइए। हाँ, जितना भी तरह का पैसा जो करेंसी पब्लिक के पास हो,
चाहे वो इसमें सी के पैसे में हो, डीडी के पैसे हो या फिर ओडी के पैसे हो, ठीक है, या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, वो सब M1 कैटेगरी में आएंगे। और जब M1 कैटेगरी के पैसा में हम पोस्ट ऑफिस का पैसा डालते हैं तो वो क्या कहलाता है, M2 कैटेगरी का पैसा कहलाता है। और जब हम M1 कैटेगरी में बैंकों में जमाए पैसे को डालते हैं तो वो M3 कैटेगरी का कहलाता है। और जब हम M3 के पैसा में पोस्ट ऑफिस की सभी जमाओं को डालते हैं, M3 में क्या आ गया, पहले दिमाग लगाओ, M3 में M1 भी आ गया, M2 भी आ गया, ठीक है, तब M3 बन गया, M1 प्लस M2 M3 बन गया। M3 में जो भी पैसा है उसमें पोस्ट ऑफिस की जमा है, नेशनल क्या है, प्रमाण पत्र है ना, राष्ट्रीय प्रमाण पत्र को छोड़कर ये सभी पैसों को जब हम उठा लेते हैं तो ये कहलाती है आपकी सरकार की ओल्ड मेथड, जो पैसा का काउंटिंग का जो मेथड होता है ना उसका पुरानी बेती। अब इसके बाद आपकी चालू होती है नई मेथड, क्या कहलाती है, नई मेथड। तो न्यू मॉनेटरी एग्रीगेटर में आपको जो बताया गया है वो कैसे लाया गया है वो आराम से समझिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है DY रेड्डी ने जून 1998 में अपने रिपोर्ट में न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स को लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स को इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। अब न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स में क्या शामिल होता है, आराम से पहले इसको समझेंगे। इसके अंदर में शामिल होता है आपका NMO, नमो लिखा हुआ है क्या, नरेंद्र मोदी, नहीं गलत मत पढ़ लेना, ठीक है। NMO का मतलब होता है C, यानी अब देखिए C क्या होता है, मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। C प्लस RBI के पास जमाए प्लस OD। देखिए C मतलब करेंसी जो मार्केट में चल रही हैं, आपके पास RBI के पास जो जमा पैसा है वो, प्लस OD, ये सब को हम लोग NMO में कहते हैं। अब कहोगे OD क्या, तो OD मतलब ओवरड्राफ्ट नहीं होता है, एग्जाम में पूछ लेता है कभी। C प्लस RBI के पास जमा पैसा है और प्लस OD मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकरों के पास पैसे। अब भारतीय रिजर्व बैंक का बैंकर कौन है, SBI, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पेटीएम बैंक बंद होने वाला है, पता है ना, पेटीएम बैंक को बंद कर किया जा रहा है कुछ समय बाद, बहुत चीटिंग किया है, रहेगा पूरा तरह से फंक्शन नहीं करेगा। नहीं पेटीएम बंद होगा तो गूगल पे चलेगा, नॉर्मल बैंक से है ना कनेक्ट करके, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है ना कि कुछ लोग जैसे हम ही, जैसे आप ही, एक बैंक अलग रखते हैं और एक डेली यूज का बैंक रखते हैं, उनको दिक्कत हो जाएगा। जैसे एक बैंक में मेन पैसा रहता है, एक बैंक में थोड़ा थोड़ा निकाल के यूज करते हैं तो वो फंस जाएगा। इसके बाद आपके पास आया एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि रद्दी है, बहुत रद्दी है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो हो सकता है कोई नया पेटीएम बैंक की तरह कोई लॉन्च हो जाए तो आप यूज़ कीजिएगा, एक जाता है और एक आता है। RBI ने उस पर, ठीक है, रोक लगाया है किसी कारण से, उससे आप उसके वॉलेट में पैसा नहीं रखना, जो भी चलाते हो पेटीएम। ऐसे तो कोई यूज़र नहीं है यहाँ पर पेटीएम का, मुझे लगता है। गूगल पे में कोई दिक्कत नहीं है, पेटीएम में कोई यूज़र नहीं ना है मेरे अलावा, नहीं है। सरकार देखो प्राइवेट चीज़ को कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो कुछ वो घपला किया है पैसे का, उसलिए ऐसा हो रहा है। क्या छोड़ो ना, उससे कोई मतलब नहीं है, वो नहीं रखता है पैसा उसमें। हमने क्या कहा, अगर आप FD मारे हुए कुछ भी है तो पैसा निकाल लेना, फंस जाएगा। देखिए NMO में क्या आता है, C यानी जो पैसा चलन में है, करेंसी इन मार्केट, प्लस RBI के पास जमा पैसा और प्लस RBI के पास अदर, RBI के जो अदर बैंक होते हैं ना, जो कमर्शियल बैंक, उनके पास, उन सबको NMO में रखते हैं। NMO क्या होता है, अभी ऊपर में जस्ट पढ़े थे हम लोग, जस्ट अभी एक ऊपर में पढ़े थे कि NMO ऊपर में था। NMO का मतलब होता है न्यू मेथड का सबसे पहला स्टेज, जैसे M1 पढ़े ना हम लोग ओल्ड वाला में, वैसे ही इसमें आएंगे NM1 आया, क्या आया, C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब होता है जनता के पास पैसा जो है, DD मतलब होता है बैंकिंग के पास जो पैसा है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, और OD का मतलब आपको बताए थे पहले भी, क्या होता है, हाँ RBI के पास OD। अब ओवरड्राफ्ट मत फंसा देना, ओवरड्राफ्ट सिर्फ आपको किसमें, करंट अकाउंट में सोच के चलना है, यहाँ पे नहीं। NM2 में कौन आएगा, NM2 में आएगा NM1, पहला तो बात है, NM1 आ जाएगा, हर तरह का पैसा, प्लस निवासियों की सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट 1 ईयर का, बैंकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र NM2 में आएगा। और NM3 में आएगा NM2 प्लस 1 वर्ष से अधिकतम समावधि टर्म, इधर वाला पार्ट आ जाइएगा ना, यहाँ पे इस पे, ठीक है, ये वाला इधर से हो जाएगा। NM2 में आएगा बैंकों में 1 वर्ष
से अधिक की जमा अवधि प्लस वित्तीय स्थान की कॉल टर्म फंडिंग। तो देखो आप NM2 और NM1 मतलब जो आप समझ रहे हो मनी को काउंटिंग करने का जो मेथड होता है एग्रीगेटर होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला NM ओल्ड मेथड होता है जो कि M1 M2 M3 M4 होता है। इजीली समझ गए। M1 में क्या आता है, जो आपके पास कैश है वो रनिंग का, प्लस डिमांड डिपॉजिट बैंकों के पास, प्लस अदर डिपॉजिट RBI, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक। जब हम M1 में पोस्ट ऑफिस का पैसा डाल लेते हैं तो M2 बन जाता है। जब हम M1 में बैंकों का पैसा डालते हैं तो क्या बनता है, M3 बनता है। और जब हम M3 में पोस्ट ऑफिस डाल लेते हैं तो क्या कहलाता है, M4 कहलाता है। अब नई मॉनेटरी एग्रीगेटर कब आई है, 1998 में, और यह जो है D.Y. रेड्डी के द्वारा लाया गया था। भी आई है, याद रखिएगा। उसमें पहले है NMO, पहले दिमाग में बैठाना है NMO। देखिए आप मान लीजिए यहाँ से N छूटा हुआ, ऊपर में MO दिख रहा है ना, सिर्फ O नहीं, वो जीरो है। क्या एक्चुअली में जीरो है, ठीक है। NM0, NM1, NM2, NM3 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो NM0 में बेसिक आएगा। अब बेसिक आएगा तो उसमें किस तरह का पैसा आएगा पहले दिमाग में रखना है। उसमें आपका जितने तरह के जो नोट चल रहे हैं वो सारे करेंसी आ जाएंगे। बैंकों के पास जो जमा राशि है वो आ जाएगी। OD आ जाएगा, अदर डिपॉजिट, NM0 में। अब NM0 में जब हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं NM1 कहलाता है। C प्लस DD प्लस OD। जब हम आगे बढ़ते हैं उसके अंदर में तो OD आती है। NM2 में निवासियों की अल्पकालिक 1 वर्ष तक का सर्टिफिकेट ऐड करते हैं तो NM2 कहलाती है। और 1 वर्ष के अधिक वाला लगाते हैं सर्टिफिकेट्स और डिपॉजिट्स वित्तीय संस्थान वाला तो NM3 कहलाती है, ठीक है। 1 वर्ष का जितना, जैसे आप बॉन्ड ले लिए होता है ना, जैसे एक होता है मान लो कोई योजना सरकार का पैसा वाला, गोल्ड का योजना, ठीक है। अब उस गोल्ड का योजना में आप पैसा इन्वेस्ट कर दिए तो वो आपको बॉन्ड ही ना देगा कि गोल्ड देगा सरकार तुरंत। एक होता है सॉवरेन गोल्ड योजना, सरकार का हुआ है, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको कुछ नहीं गोल्ड खरीदना, जैसे आपके आज बर्थडे मान लीजिए, आप चाहते हो कि आप सेविंग करें तो आप क्या करोगे, 1 ग्राम गोल्ड लोगे। 1 ग्राम गोल्ड लेके घर पे रखोगे, ओरिजिनल गोल्ड चोरी हो सकता है। बैंक का जो एक स्कीम होता है जिसको कहते हैं सॉवरेन गोल्ड योजना, उसमें गोल्ड लोगे तो वो चोरी नहीं ना होगा, वो कागज़ है। हाँ, लेकिन आपको बाद में उस पर ब्याज भी मिलेगा। जैसे 6,000 का है, बाद में उसका रेट बढ़ जाएगा तो आप 7,000 हो गया 5 साल बाद, तो 7,000 मिलेगा आपको, साथ में 2.5% ब्याज भी मिलेगा बैंक में रखने पर। तो ये योजना होती है। जैसे हमने उस दिन बताया ना शेयर मार्केट, तो वैसे शेयर मार्केट में भी गोल्ड होता है, तो वो डिजिटल गोल्ड होता है। उसमें आप अभी खरीदोगे 6400 का, 5 मिनट बाद बेचोगे ना तो 6200 का बिकेगा, तो लॉस लग जाता है। 5 साल बाद बेचोगे तब फायदा है, लेकिन आपका सॉवरेन में नहीं है। तो वो एक पेपर देता है, क्या देता है, पेपर देता है। तो इस तरह का पेपर जो 1 साल का हो, अल्पकालिक हो, अब वो ऐड करेंगे उस तरह का पेपर जो भी हो, वो आपका क्या क्या लगा। देखिए निवासियों द्वारा अल्पकालिक क्या है, समाधि जमा, यानी बैंक में जब आप अल्पकालिक पैसा रखते हो, यानी करंट अकाउंट वाला टाइप का, समझ में आया। देखो NM प्लस बैंकों द्वारा जारी सर्टिफिकेट डिपॉजिट, अब आप FD मार दिए तो डिपॉजिट सरकार आपको बैंक क्या देगी, FD का फोटो बना के देगी क्या, कि एक सर्टिफिकेट देगी क्या, हाँ FD है, आपके मेल पर भेज देगी, डाउनलोड कर लीजिए। NM3 में क्या होता है, NM3 में 1 वर्ष से अधिक का पैसा प्लस NM1-2 का पैसा ये रहता है तो वो NM3 कहलाता है। दिमाग में बैठ गया, ठीक है। ये NM3 कहलाता है। आपको एक बार इसको पढ़ना और अपने से सोचना है कि आप पढ़ क्या रहे हो, किस तरह का पैसा होता है, तब अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। अगर नहीं आएगा समझ में तो फिर पूछिएगा। अगर हम बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ मनी, मनी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मौद्रिक आधार पे यहाँ पे मनी कितने प्रकार के दिए गए हैं, 3 प्रकार के दिए गए हैं। आराम से सुनिए, बाद में बोलिएगा। पहला है सेंट्रल मनी, जिसको मौद्रिक आधार के ऊपर बांटा गया है। RBI की मनी, रिजर्व मनी, हाई पावर मनी, सरकार की मुद्रा। दूसरा आपके पास क्या है, ध्यान देंगे, कॉमर्शियल बैंक की मनी, जिसमें M1 और M3 आता है। क्या आता है, MO में अगर हम बात करें, जो कि इन सभी से क्या होती है, कम होती है। अब मनी के कई प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ नैरो मनी है, क्या है जी, ब्रॉड मनी है, डियर मनी है, चीप मनी है, इंटरेस्टिंग वैल्यू मनी है,
एक्सट्रिंसिक वैल्यू मनी है, फुल बॉडीड मनी है, कमोडिटी मनी है, टोकन मनी है, गुड मनी है, बैड मनी है, फेट मनी है, फ्यूडिटरी मनी है, नियर मनी है, हार्ट मनी है, हार्ड मनी है, सॉफ्ट मनी है, प्लास्टिक मनी है, वर्चुअल मनी है, बिटकॉइन टाइप का मनी है। मनी के कई प्रकार हैं। अब आप इन सभी को थोड़ा थोड़ा करके आप समझिएगा, तभी ना दिमाग में काम आएगा। तो चलिए एक एक करके हम सभी तरह के मनी को समझेंगे, तब दिमाग में आपको होगा। सबसे पहले आपका आएगा नैरो मनी। कितना होगा? नैरो मनी। आपको दिमाग में रखना है M1 प्रकार की मनी जो होती है, आपको पता है M1 में क्या आता है? क्या क्या आता है? करेंसी विद पब्लिक, DD, OD, अदर डिपॉजिट विद RBI एंड अदर बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो जितने भी तरह के उस तरह के पैसे होते हैं वो नैरो मनी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नैरो मनी। आपको याद रखना कैसे है? आपके सामने लिख के दे दिया कोई कि व्हाट इज नैरो मनी, तो दिमाग में ये होना चाहिए एक बार में। आप एक बार में पढ़ के पूरा टाइप्स ऑफ मनी तो बता नहीं सकते हो कि सर नैरो मनी, ये मनी, वो मनी, ब्रॉड मनी, बैड मनी, सब है। ओरल नहीं बोल सकते हो, समय लगेगा 1-2 दिन। लेकिन आपको अगर हम बोले कि चलो नैरो मनी क्या है, तो आपको दिमाग में रखना है कि नॉर्मल जो मनी होता है M1 का, उसी को हम लोग बोलते हैं नैरो मनी। यह देश की मुद्रा आपूर्ति के मापन के संकन स्तर को मापता है। किसको मापता है? यह देश के मुद्रा आपूर्ति के मापन को संकन स्तर पर मापता है, यानी सबसे छोटा लेवल पर यह उसको मेजर करता है। इसको बोलते हैं नैरो मनी। क्या बोलते हैं? नैरो मनी। अब आएगा ब्रॉड मनी। क्या आएगा? M3 में से M1 को घटाना है। अब बोलिएगा सर M3 कहाँ पढ़े हम? M3 हम ओल्ड मनी टाइप्स में पढ़ाए थे ना एग्रीगेटर में। M3 में क्या थी? M1 में जब हम बैंक का डिपॉजिट जमा कर देते हैं तो वो M3 कहलाता है। माइंड में आएगा, धीरे धीरे बोलने से आएगा। जब हम M1 में यानी नॉर्मल जो पैसा होता है उसमें बैंक का पैसा ऐड करते हैं तो वो M3 कहलाता है। और M3 से M1 घटा दिए हैं। M1 है क्या? M1 है क्या? नॉर्मल कैश, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर मनी। तो यानी कहने का मतलब बैंकों में जो जमा पैसा होता है उसमें FDR जोड़ देते हैं तो वो आपकी ब्रॉड मनी कहलाती है। ठीक है? हाँ। उसके बाद यह मुद्रा मापन की मुख्य विधि है ब्रॉड मनी। इसके बाद डियर मनी आएगी। क्या आएगी? डियर मनी। आराम से समझेंगे डियर मनी क्या होती है। जब RBI क्या है? जब RBI नीति दर यानी पॉलिसी रेट और आरक्षित अनुपात रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है जिससे लोग महंगे दरों में ऋण मिलता है, उसको हम लोग महंगी मुद्रा या डियर या टाइट मनी बोलते हैं। यानी जब RBI पॉलिसी का जो रेट होता है वो बढ़ा देता है। क्या होता है? हाँ। जैसे अगर आपको 10% पे लोन मिल रहा है और वही लोन आपको 20% पे मिले, ठीक है, तो आपका वो पैसा जो मिला वो टाइट मनी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? टाइट मनी में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको जो है एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ रहा है, यानी रेट बढ़ चुका है। यानी RBI की वैसी दरें जिसमें पॉलिसी का रेट बढ़ जाए या रिजर्व रेशियो को बढ़ जाए जिससे लोगों को महंगे दरों पर ऋण मिलता है। जैसे आप बैंक से लोन लोगे तो आपको 10% पर देगा, लेकिन आप फाइनेंशियल कंपनी से लोन लोगे तो आपको 30% पर देगा, 25% पर लोन देगा, तो महंगा लोन ना पड़ गया। ठीक है? 42% पर लोन देता है सालाना। ऐसा है। ठीक है? साल भर में 42% पर हम चेक किए कहीं कहीं लोन दे रहा है। ऐसा है। तो आपका वो टाइट मनी हो गया। क्या हो गया? प्योर टाइट मनी हो गया। तो महंगी मुद्रा क्या होती है? ऐसा मनी जिसमें जो रेट होता है बढ़ा दिया जाता है। जब व्यापार में RBI की नीति दरें यानी पॉलिसी रेट बढ़ा दी जाए, रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया जाए जिससे लोग को महंगे दर पर ऋण मिलता है, उसको कहते हैं डियर मनी। अब आएगा चिप मनी। आप चिप पढ़ेंगे। जब कम कर देती है इसी दरों को तब उसको हम लोग बोलते हैं चिप मनी। यानी RBI से 10% पर ब्याज मिला तो चिप मनी, और RBI से अगर 30% पर ब्याज मिला तो वो क्या कहलाएगा? कौन सी मनी? टाइट मनी, डियर मनी। इंट्रिंसिक मनी क्या है? इंट्रिंसिक मनी आंतरिक मूल्य। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अभिप्राय है कि जिस मुद्रा से वह बनी है उसका मूल्य। क्या है? मुद्रा के आंतरिक मूल्य का मतलब होता है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अभिप्राय जिस
वस्तु से मुद्रा बनी हुई है। जैसे देखो मेरे पास 2 सिक्के हैं, एक सिक्का लोहे का है जो 1 रुपये का है, और एक सिक्का सोने का है जो कि उसी के साइज और वजन के बराबर है, बट दोनों की वैल्यू में क्या है, अंतर है। दोनों जेब में हम रखे हैं अलग अलग, अब बाहर से दिखा रहे हैं, बताओ इधर भी पैसा इधर भी पैसा, तो बोलेंगे कौन सा लोगे, ये बोलेंगे 1 रुपया, मतलब इस लेफ्ट वाला जेब लेंगे, वो राइट वाला जेब से ले लेंगे। हो सकता है उसको एक का सोने का सिक्का मिल जाए, तो इसके पता नहीं चलेगा जेब में आपको बाहर से, दोनों का सेम है। क्या क्यों, कौन सी वैल्यू, हाँ लिखा हुआ फेस वैल्यू, कहाँ है फेस वैल्यू, अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो पहले जहाँ पढ़े वो समझिए। आंतरिक मूल्य समझ में क्या होता है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अभिप्राय जिस मूल्य से मुद्रा बनी है उसका मूल्य होता है, यानी एग्जैक्टली जो पैसा बना जिस चीज़ से है उसको हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। आगे एक्सट्रिंसिक वैल्यू, इसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। अगर 1 रुपये की मुद्रा है तो उसको बनाने का खर्चा 1 रुपया ही लगा है, दैट इज कॉल्ड उसका फेस वैल्यू। जैसे अगर सोना है, सोने का सिक्का 5 लाख का बनाया है, एक एग्जाम्पल, उसको बनाने का खर्चा 5 लाख रुपया है और 5 ही लाख में बिक रहा है, दैट इज कॉल्ड उसका फेस वैल्यू। वह मुद्रा देखिए फेस वैल्यू कहलाती है। पहले दिमाग में बैठा आंतरिक मूल्य क्या होता है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का मतलब होता है जिस वस्तु से मुद्रा बनी उसका वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब उसके ऊपर जो वैल्यू है ना उसी को बोलते हैं बाहरी मूल्य। अब आपको लगता है कि 1 रुपया का सिक्का बनाने में 1 रुपया खर्चा लगता होगा, नहीं, 2 रुपया 2.5 रुपया ऐसा लग जाता है। 10 रुपया का नोट बनाने में 10 रुपये खर्चा होता होगा, 12 रुपये लग जाता है, सरकार को लॉस होता है। इसलिए कहते हैं ना कि आपको पता बीच में क्या हुआ था कि सिक्के को तस्कर कर दिया गया था, उससे ब्लेड बनाया गया था, और एक ब्लेड की कीमत कितनी होती है, 2 रुपया से लेकर 5 रुपया 10 रुपये तक होती है बढ़िया ब्लेड की कीमत, और एक सिक्के से 4 ब्लेड बना दिया गया, तो 1 रुपया का 4 ब्लेड बोले तो 5-5 रुपये के हिसाब से 20 रुपये का फ़ायदा, यानी 1 रुपये में 19 रुपये का फ़ायदा बना करके 15 रुपये का फ़ायदा। इसीलिए क्या करते हैं लोग, सिक्के को स्मगल करके दूसरे देश में बेचते थे और वो उसको गला के क्या बना रहा था, ब्लेड्स बना रहा था। इसलिए सरकार सिक्के को बार बार चेंज करती रहती है, क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। अभी देखिए फुल बॉडीड मनी क्या है जी, फुल बॉडीड मनी वस्तु का वह मुद्रा जिसमें आंतरिक और बाहरी मूल्य बराबर होता है। जैसे गोल्ड कॉइन, अब देखिए गोल्ड कॉइन है ना आपके पास, तो गोल्ड कॉइन किस तरह का मनी आएगा, फुल बॉडीड मनी आएगा। यानी अगर गोल्ड 10 ग्राम का है तो 10 ग्राम का अंदर से चाहे बाहर से कन्हू से देखिए उसका रेट वही रहेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा। अब 1 रुपये का सिक्का का असली कीमत मान के चलिए 1.25 रुपया है, लेकिन बिक कितना मेरा बाजार में चल रहा है 1 ही रुपया में। सरकार थोड़ी तो आपको बोल रही है नहीं 1 रुपये में तुम लोग चला रहे हो, गलत बात है, हमको बनाने में 2 रुपये लग गया था। नहीं ऐसा नहीं है, हम लेते हैं, आपके पास 1 रुपये जितना हम वो दे दीजिएगा, हम वापस नहीं देंगे आपको, लेकिन उसके बदले में कुछ भी मेरे पास है ना, नहीं आपके पास एक आपके है पैसा, वैसे कितना छोटा देखा है ना, अभी बोलता नहीं ठीक से। तो फुल बॉडीड मनी का मतलब हुआ बाहर से भी उतना ही पैसा, अंदर से ही उतना ही पैसा। आपको क्या लगता है कि 100 रुपये का नोट बनाने में 100 रुपये खर्चा हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन 100 रुपया में चल रहा है ना। तो आप दिमाग लगाओ कि कभी कभार ऐसा होता है कि 10 रुपये का नोट बनाने में जितना खर्चा हुआ है 100 रुपये का नोट बनाने में उतना ही खर्चा हुआ है। तो 10 रुपये का नोट 10 रुपये में चलाने में सरकार को तो लॉस होना चाहिए ना। 100 रुपये का नोट चलाएगा 10 रुपये में तो लॉस नहीं होगा, ये 10 रुपये का नोट। तो वही बोल रहे हैं बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और वैल्यू रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं नहीं अलग तरह की मुद्रा, जैसे एक्सट्रिंसिक वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन आपको फुल बॉडीड मनी की बात करें तो अंदर से उसका और बाहर से मूल्य उसका वही होगा, चाहे वो आप सिक्के के रूप में रखो तो भी 5,000 का, गला के गोल करके लड्डू बना दो तो भी 5,000 का। सोना का तुम्हारे पास इतना बड़ा लड्डू है, कितने का, मान लो 10 लाख, अब उसको हम बिस्किट बना दिए तो भी 10 ही लाख, ठीक है। चलो उसको हम सजा करके ऑर्नामेंट्स बना दें तब 15 लाख हो जाएगा, क्योंकि आकृति दे दिए ना, महिला को ठगा जा सकता है, डिजाइन पे ठगा जाएंगे। ओके, मुद्रा की मनी की बात करें, कमोडिटी वैल्यू,
जब कोई वस्तु मुद्रा के मूल्य के अर्थ को पूरा करती है तो उसे क्या कहते हैं? कमोडिटी वैल्यू कहलाती है। जैसे समुद्री शैल क्या है जी? देखिए समझिए ध्यान से, कमोडिटी वैल्यू मनी, जब कोई वस्तु मुद्रा के मूल अर्थ को पूरा करती है दैट इज कॉल्ड कमोडिटी वैल्यू। इसके बाद टोकन मनी होती है। जैसे आप नाश्ता करने के लिए जाते हो ना, तो कहता है क्या खाना है? चाट, लाल दे दिया। आप क्या खाना है? समोसा, पीला दे दिया। क्या खाना है? 3 प्लेट चटनी, ऑरेंज दे दिया। मैं खाने वाला है, ठीक है, मान लो। तो प्रतीक मुद्रा क्या होती है? जब आंतरिक मूल्य बाहरी मूल्य से कम हो। आप कैश कितने का दिए थे उसको? 4 प्लेट का, कितना रुपया? 40 रुपया। अब आपको एक वो कॉइन दे दिया काला कलर का, जो कैरम बोर्ड में होता है ना, उस टाइप का, दैट इज कॉल्ड टोकन वैल्यू। उसको तुम बाजार में लेके चले जाओगे तो वो देगा 40 रुपया नहीं, सिर्फ उस दुकान में उसकी वैल्यू है, बाहर में है नहीं है। दैट इज कॉल्ड टोकन मनी। क्या होती है? टोकन मनी। उसके बाद गुड मनी आती है, यानी आंतरिक मूल्य अधिक हो और बाहरी मूल्य कम हो, दैट इज कॉल्ड गुड वैल्यू। क्या है? हाँ, गुड मनी। हाँ, मतलब अंदर से उसकी वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, लेकिन बाहर से कम है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गुड मनी। और जब अंदर से कम हो, किसका? गुड मनी का एग्जाम्पल बता रहे हैं, देख के दोनों को, ठीक है। जब आंतरिक मूल्य कम हो और बाहरी मूल्य अधिक हो, दैट इज कॉल्ड बैड मनी। क्या होता है? बैड मनी। तो गुड और बैड मनी का हम एग्जाम्पल समझा रहे तुमको, जरा ध्यान। चलिए, पता नहीं, हमने देखा। ग्रेसम लॉ, ठीक है, आप सुनिए ध्यान से। हाँ, ग्रेसम लॉ क्या होता है? जब खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। आप जैसे देखो, हाँ, अगर मार्केट में 1 लाख नोट छपा है, कौन सा? 500 का, और भी ओरिजिनल, ठीक है, और इसके जैसे जो डकैत आदमी है ना, वो 2 लाख नोट छाप दिया और जनता में बांट दिया 500 का डुप्लीकेट। अब सरकार को क्या है कि डुप्लीकेट में से ओरिजिनल को छांटने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये डुप्लीकेट मुद्रा क्या करेगी? जो सरकार नोट असली वाला छापी थी ना, वो नोट तो इधर उधर चला जाएगा, असली नोट सब पकड़ लेता है, मशीन से चेक करके अपना दबा के ब्लैक मनी बना के रख लिए। तब मार्केट में क्या चलेगा? नकली नोट। और जब देखो नकली नोट, जब देखो नकली नोट, तो क्या करेगी? असली नोट को वो चलन से बाहर कर देगी। जब खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से क्या करती है? बाहर करती है। तो उसी नियम को हम बोलते हैं ग्रेसम लॉ, और तभी नोटबंदी लाई जाती है। क्या होती है? हाँ हाँ, बहुत बार आई है नोटबंदी। आया समझ में? ग्रेसम का नियम क्या कहता है? जब हमारे देश में अच्छी मुद्रा खराब मुद्रा को क्या करती है? कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर करती है चलन से, और खराब मुद्रा कौन सी? बैड मनी, उसको बाहर करती है। उसी को हम ग्रेसम लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेसम का लॉ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, गोल कर लीजिएगा इसको। हाँ, ग्रेसम का नियम पूछ लेता है कई बार पेपर में ऑब्जेक्टिव के तौर पर, तो आप इसे और दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है, और आगे पढ़ के आइएगा। ज़्यादा पढ़िएगा, भूल जाइएगा। M1 M2 हमको मेन समझाना था, हम आपको समझाए हैं, फिर पूछेंगे आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट में।